तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं उसी सीरीज को। अगला सवाल है, सुपर एनुएशन पेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सीसीएस पेंशन रूल्स। सेवानिवृत्ति की पेंशन सीसीएस पेंशन रूल में कहाँ लिखी गई है? रूल 33 में लिखी गई है। ये सीसीएस पेंशन रूल है। यहाँ पर 33 नंबर रूल में आप पढ़ सकते हैं कि सुपर एनुएशन पेंशन और सर्विस ग्रेजुइटी के बारे में बताया गया है। सुपर एनुएशन पेंशन और सुपर एनुएशन सर्विस ग्रेजुइटी shall be granted in accordance with the Rule 44 of the servant who is retired on attaining his age of superannuation, or if the service of the government servant has been extended beyond superannuation on expiry of such period of extension of service beyond the age of superannuation। यानी सुपर एनुएशन पेंशन या सुपर एनुएशन ग्रेजुइटी तब मिलती है जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है अपनी सुपर एनुएशन की एज को प्राप्त करने के बाद, या फिर उसकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया जाता है, सुपर एनुएशन से बियॉन्ड एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो जब वो एक्सटेंशन एक्सपायर होगी तब वो व्यक्ति सुपर एनुएशन पेंशन के लिए हकदार होता है। द टर्म इमोलूमेंट्स अंडर पेंशन रूल 2021 मीन्स। तो इमोलूमेंट क्या है? पेंशन रूल के अंदर इमोलूमेंट बेसिक पे को माना जाता है। यहाँ पर रूल में आप देख सकते हैं, रूल 31 में इमोलूमेंट को बताया गया है। इमोलूमेंट मीन्स बेसिक पे एज डिफाइंड इन रूल 921A1। ये जो रूल 921A1 है, यह आपको रट लेना है कि FR रूल 1922, फंडामेंटल रूल 1922 के रूल 921AI के अंदर इमोलूमेंट को बताया गया है कि इमोलूमेंट क्या रहेगा? रिसीविंग इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। जो भी उसकी बेसिक पे थी रिटायरमेंट वाले दिन या फिर उसकी डेथ वाले दिन, वही बेसिक पे इमोलूमेंट मानी जाएगी पेंशन रूल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन व्हेन फैमिली ऑफ द डिजीज्ड, यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, शैल बी इंटाइटल्ड टू ए फैमिली पेंशन अंडर पेंशन रूल। तो पेंशन के लिए कब इंटाइटल हो जाएगी फैमिली? इसका जवाब है, यदि सर्वेंट 1 साल की सर्विस पूरी कर चुका था। कितनी? 1 साल की सर्विस अगर वो पूरी कर चुका था तो उसकी डेथ पर उसकी फैमिली इंटाइटल रहेगी। किसके लिए? पेंशन, फैमिली पेंशन के लिए इंटाइटल रहेगी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स पेंशन बिकम्स पेएबल अंडर सीसीएस पेंशन रूल। पेंशन पेएबल कब हो जाती है? इसका जवाब है, द डेट ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू बी बोर्न ऑन द इस्टेब्लिशमेंट। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सीजेस टू बी बोर्न, सीजेस टू बी बोर्न ऑन द इस्टेब्लिशमेंट, यानी जब वो कार्यालय को या प्रतिष्ठान यानी इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ देता है, उसमें काम करना बंद कर देता है। सीजेस टू बी बोर्न का मतलब उसमें काम करना बंद कर देता है, तब उसकी पेंशन शुरुआत, उसकी पेंशन का मतलब पेएबल हो जाती है, पेंशन को पे कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लिमिट एज पर रूल 5 ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के रूल 5 के मुताबिक लिमिट क्या है ऑन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी पेंशन को कम्यूट करने की लिमिट क्या है? फॉर ए लंप सम पेमेंट, लंप सम उसको मिलता है जब कम्यूट कराता है, ऑन अमाउंट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ हिज पेंशन, नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ हिज पेंशन। लिमिट है 40% की। ये रूल 5 है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। यहाँ पर बताया भी गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इंटाइटल रहता है कम्यूट कराने के लिए लमसम पेमेंट को, जो कि 40% ऑफ पेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 40% की लिमिट आपको याद रखनी है। इफ़ परसेंटेज ऑफ पेंशन टू बी commuted under in the fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation।
यानी कम्यूटेशन की गणना करते वक्त फ्रैक्शन ऑफ रुपी आता है तो उस फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए 20.54 आ रहा है तो वो 20 रुपये ही माना जाएगा। ये कम्यूटेशन के केस में था। अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 8 के मुताबिक द लंप सम पेएबल टू एन एप्लीकेंट शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द, जो लंप सम पे करना है एप्लीकेंट को वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंड एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट ऑन द डेट ऑन विच कम्यूटेशन बिकम एब्सोल्यूट, और एप्लीकेबल हो जाता है जिस तारीख से कम्यूटेशन बिकम्स एब्सोल्यूट। तो किसकी अकॉर्डेंस में ये लंप सम पे किया जाता है यह पूछा था। तो अकॉर्डेंस यानी किसके मुताबिक, किसके आधार पर यह होता है, टेबल ऑफ वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टेबल ऑफ वैल्यूज़ के मुताबिक होता है। एक टेबल होती है वैल्यू की, जब हम कम्यूटेशन पढ़ेंगे तब आपको समझाया जाएगा। तो उस टेबल के मुताबिक निर्दिष्ट किया जाता है कि कितनी जो है पेंशन कम्यूट की जाएगी। यह रूल 8 में बताया भी गया है। ये रूल 8 है, इसमें यही बात बताई गई है कि अकॉर्डेंस विद द टेबल ऑफ द वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एन एप्लीकेंट अंडर रूल 7 ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल रिक्वायर्ड टू मेक नॉमिनेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो फॉर्म नंबर 5 में फॉर्म नंबर 5 उसको भर कर देना होगा ताकि उसका नॉमिनी दर्ज हो जाए। फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर विल इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर के पहले 4 डिजिट क्या दर्शाते हैं, द कैलेंडर ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, जिस साल गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया था पहले 4 डिजिट दर्शाएंगे। PPAN की फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। तो ये किन को दिया जाता है, जो स्टेट या सेंटर के NPS के सब्सक्राइबर हैं, वो वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब अभी जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सबको NPS सब्सक्राइबर बनाया जाता है और उन्हें 16 डिजिट का एक प्रान नंबर दे दिया जाता है। कौन देता है, पे एंड अकाउंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस, ये उनको देते हैं। तो यह 16 डिजिट का होता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी पहली जो 4 डिजिट हैं वो बताती हैं कि किस साल में सर्विस ज्वाइन की थी, ईयर बताती हैं। और नेक्स्ट डिजिट यानी 5वीं डिजिट बताती है कि मिनिस्ट्री सिविल है या नॉन सिविल है। फिर नेक्स्ट 6 डिजिट, जी हाँ, अगर 6 डिजिट पूछी जाए, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी 6 डिजिट आए तो आपको बताना है विल डिनोट द PAO कोड। तो पे एंड अकाउंट ऑफिसर का कोड बताते हैं अगले 6 डिजिट। और लास्ट की जो 5 डिजिट बच गई वो सीरियल नंबर बताती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, कि कार्ड बनवाते समय उसका सीरियल नंबर क्या रहा था। तो हर साल जब जनवरी से दिसंबर कार्ड बनाया जाता है तो 1 से शुरुआत की जाती है। रूल 16 में क्या लिखा है, GPF के रूल 16 में क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ एडवांस इनटू ए विड्रॉल। किसी कर्मचारी ने एडवांस लिया था और उसे ये लगता है कि इस एडवांस को वापस किस्तों में पे करने पर उसे ज़्यादा भार उठाना पड़ेगा, तो वो उस एडवांस को विड्रॉल में बदली करवा सकता है। एज पर GFR 2017 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिट विद ऑफिस एम्प्लॉयड in connection with the affair of the union in his capacity other than revenue or public money raised by government servant, किसने रेज किया हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, shall be paid into public account। यानी किस आर्टिकल में यह बताया गया है। आर्टिकल कहाँ, जब भी आर्टिकल आए तो संविधान को याद करना। तो संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करता है, यानी अपनी कैपेसिटी में यूनियन की तरफ से कोई मनी, पब्लिक मनी या रेवेन्यू वो रिसीव करता है, तो वो पे किया जाएगा पब्लिक अकाउंट में। आप जब GFR पढ़ेंगे तो आपको पब्लिक अकाउंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होगा। मेरे पास उसके नोट्स भी बने हुए हैं हैंड रिटन,
उनको हम कभी अगली वीडियो में डालेंगे, जो भी जैसे जब उनका नंबर आएगा। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को पॉज करके हिंदी भाषा वाले यहाँ आराम से समझ लेना। अकॉर्डिंग टू द GFR 2017 जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड, अगर फाइनेंशियल पावर जो कि डेलीगेट नहीं की गई है किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, तो वो पावर किसके पास रहेगी? तो वो पावर रहेगी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में, कि हाँ रहेगी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के पास। इसमें आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बिल्कुल मत करना, ये आपको याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो पावर रहेगी जो डेलीगेट अभी तक नहीं की गई है। अंडर GFR 2017 एनी लॉस और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनी, कोई लॉस हो गया है डिपार्टमेंट रेवेन्यू या रिसीप्ट या स्टैंप या ओपीएम या स्टोर का या किसी अदर प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस हो गया है, हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वह किसे रिपोर्ट किया जाना है, उस लॉस के बारे में किसे अवगत कराया जाना है? कंसर्न्ड PAO प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को। अकॉर्डिंग टू GFR, इफ़ द कंटेंट ऑफ एनी फाइल आर कैटेगराइज एज सीक्रेट या टॉप सीक्रेट, यदि किसी फाइल पर लिखा हुआ है कि इसके कंटेंट सीक्रेट हैं या टॉप सीक्रेट हैं, तो उसको पर्सनली तुरंत किसके पास भेजोगे? पर्सनली मतलब कोई और नहीं खोलेगा उसको भेज दोगे हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस। तो जो भी ऑडिट का हेड है वो उसको खोलेगा और देखेगा कि क्या सीक्रेट या टॉप सीक्रेट मामला है। ये जो मामले होते हैं GFR के फाइनेंशियल मामले होते हैं, तो इसलिए टॉप सीक्रेट मामले को हेड ऑफ ऑडिट ऑफिस के पास भेजा जाना चाहिए। आर्टिकल 112 से 116 जो संविधान के आर्टिकल हैं उनमें क्या लिखा हुआ है? बजट के बारे में लिखा है, प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट। तो आपको होमवर्क ये है कि आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 यह देख लेने हैं और ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताए हैं। अकॉर्डिंग टू GFR रूल 73, मेन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी मेंटेन्ड आर कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किन सिद्धांतों के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट मेंटेन किया जाना है, वो आधार क्या है? गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990, जी हाँ, और दूसरा है अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरीज एंड अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। इन नियमों के तहत जो भी मेन सिद्धांत हैं खातों के अनुकरण उस प्रकार किए जाते हैं। A ministry of department at its discretion may directly execute repair work, estimate cost up to which, कितने रुपए तक का खर्चा रिपेयर वर्क का, ये भी ध्यान रखना होता है कि खर्चा किस चीज़ का, रिपेयर वर्क का, खुद से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एट इट्स डिस्क्रिशन मतलब खुद के निर्णय से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। GFR कहते हैं कि आपको कोई वर्क करवाना है तो उस वर्क को आप जो भी नियमावली में बताए गए हैं उन डिपार्टमेंट को, खासकर वो सरकारी डिपार्टमेंट ही होते हैं, उनको अलॉट करोगे, टेंडर दोगे उनको और अपने ऑफिस में काम पूरा करवाओगे। लेकिन 30 लाख रुपए से कम तक का खर्चा है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। GFR के भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको भी हम जब समय मिलेगा धीरे धीरे मैं एक दो दिन में वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वीडियो की संख्या बढ़ती जा रही है और आपका सिलेबस भी कवर होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू GFR 2017 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग फॉर ऑल प्रोक्यूरमेंट इंक्लूडिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ वर्क्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पब्लिक बाइंग में क्या नहीं आता इसमें से यह बताना है, एक्सेप्ट लिखा है ना। तो यह जब GFR रूल पढ़ोगे तभी आपको ये सवाल समझ आएगा कि वहाँ पर जब पब्लिक बाइंग में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए थे वहाँ पर ओपन बिडिंग नहीं लिखा हुआ था, और इसीलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन 4 है। मिनिमम नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स शॉर्ट लिस्टेड एज पर रूल ऑफ GFR 17 शैल बी,
तो कितने कंसल्टेंट शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं कम से कम? तो 3। अगर 3 से भी कम लोगों ने आवेदन किया है, या आपने जो सेलेक्ट किए, जो एलिजिबल पाए गए प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए, उन पे डिसीजन लेने के लिए 3 से भी कम लोग पाए गए हैं, तो उस प्रकार के टेंडर को, उस प्रकार की कंसल्टेशन सर्विस को या प्रोक्योरमेंट को आप आगे नहीं बढ़ाओगे। कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए, 3 बिड तो होनी ही चाहिए। सरप्लस और ऑब्सलीट और अनसर्विसेबल गुड्स असेस्ड रेजिडुअल वैल्यू अबाउट 2 लाख रुपीज़ शुड बी डिस्पोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो हमारे ऑफिस के सरप्लस यानी एक्स्ट्रा, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या ऑब्सोलीट जो अब चलन से बाहर हो गए हैं, या पुरानी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट जिनका आज यूज ही नहीं है, या फिर अनसर्विसेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो अब सर्विस में नहीं है, जैसे टूटी फूटी कुर्सियाँ इत्यादि, इनका जो एक्सेस्ड रेजिडुअल वैल्यू है, यानी इनको अगर हम डिस्पोज करें, एग्जांपल के लिए मान लो कबाड़ी को ही बेचना हो, तो उनकी एक्सेस्ड वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो कौन सा मेथड अपनाओगे? तो जीएफआर हमें कहता है कि पब्लिक ऑक्शन मेथड अपनाया जाएगा, पब्लिकली उसको नीलामी की जाएगी उस अनसर्विसेबल गुड्स की। जीएफआर प्रोवाइड्स दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी अडोप्टेड वेयर पॉसिबल। द मॉडिफिकेशन इन such contracts are permissible only after obtaining financial and legal advice। जीएफआर में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ भी संभव हो, अनुबंधों का मानक, कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाया जाना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट किस विधि से स्वीकार किया गया है? तो विधि है फाइनेंशियल या लीगल एडवाइस आपको लेनी होगी। और लीगल एडवाइस अगर आपका लीगल एडवाइज़र, आपके ऑफिस का लीगल एडवाइज़र देता है, तब आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर सकते हो मॉडिफिकेशन के साथ, अन्यथा मॉडिफिकेशन नहीं करना। जीएफआर रूल 277 गारंटीज शैल नॉर्मली बी रेस्ट्रिक्टेड टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल and normal interest component of the loan. Other risks shall not form part of guarantee। समय काफ़ी हो गया है, वीडियो लंबी हो गई है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेते हैं। एज पर एनपीएस टायर 1 सर्वेंट विल हैव टू कंट्रीब्यूट अपनी सैलरी का कितना, एक्चुअली सैलरी नहीं होती, बेसिक पे प्लस में डीए होता है, तो बेसिक पे और डीए का 10% जो है एम्प्लॉई अपना टायर 1 में देता है। और सरकार कितना देती है? सरकार देती है 14% और एम्प्लॉई कितना देता है? एम्प्लॉई देता है 10%। ठीक है, और ये डेट भी याद रखनी है कि कितनी तारीख से यह लागू हुआ था कि सरकार 14% देगी। अंडर एनपीएस पीएफआरडीए की फुल फॉर्म, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। गठन कब हुआ था? पीएफआरडीए का जो इस्टेब्लिशमेंट कह लो या फाउंडेशन कह लो, वो 23 सितंबर 2003 आपको याद रखना है, 2003 में पीएफआरडीए बनी थी। एनपीएस पे एक वीडियो डाल भी रखी है मैंने, उसमें एक्सप्लेन किया है, बेसिक चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन एनपीएस पे बड़ी विस्तृत वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा, पूरा एनपीएस रूल उठा के, यहाँ तक कि एग्जिट और विड्रॉल रूल भी उसमें पढ़ाऊँगा। ये सब बताऊँगा कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो जाती है, तो लेकिन उसके 15 साल से कम सर्विस हुई है, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉई की फैमिली को पुरानी फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन एनपीएस के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एनपीएस के अकाउंट में उसका जो पैसा पड़ा हुआ था, उस पैसे का डिस्पोजल कैसे होगा, उस पैसे को कौन लेगा, ये सब बातें फ्यूचर में बताई जाएंगी आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल ये क्वेश्चन देखो, पीपीएएन नंबर इज ए 16 डिजिट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 16 डिजिट का होता है। ये जो प्रान नंबर है वो 12 डिजिट का है, तो प्रान नंबर 12 डिजिट का होता है। लेकिन पपान कह लो, इसको पप्पन कह लो, पी पेन परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, ये 16 डिजिट का होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रान नंबर पूछे ना, PRAN, आर से रिटायरमेंट, तो प्रान नंबर जो है वो 12 डिजिट का रहेगा और पप्पन नंबर 16 डिजिट का। एनपीएस केम इनटू इफेक्ट
न्यू पेंशन स्कीम कब आई थी? बड़ा ही आसान सवाल, 1 जनवरी 2004 से यह लागू हुए हैं, केम इन टू इफेक्ट। देख लिया करो, इफेक्ट लिखा हो ना तो मत, या फिर फोर्स लिखा हो तो कब से लागू किए गए। अगली वीडियो में शुरू करेंगे। मेरे नोट्स जो मैंने बना रखे हैं वो नोट्स इस आधार पे हैं कि पूरा सिलेबस में से कहीं से भी कोई भी रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो बड़े ही हम हक्के बक्के रह जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स का एग्ज़ाम हम लाइफ में पहली या दूसरी बार दे रहे होंगे पेपर में। तो अचानक कहीं टॉपिक से जब उठ के सवाल आएंगे ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नोट्स में इतनी अच्छी चीज़ें वैसी चीज़ें निकाल के मैंने बाहर रखी हैं जो आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो आपको रूल्स के बारे में पता चलता रहेगा। लेकिन MCQ में कई बार गहरी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ऐसी कॉमन चीज़ें जैसे कि न्यूमेरिकल बात पूछ ली जाती है, कौन सा रूल या कौन सी साल या कितने दिन, ऐसी बातें आपकी कवर हो जाएंगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और पहले मैं यह क्यों लेके आ रहा हूँ, पहले मैं क्यों नोट्स की वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रूल्स को 1 या 2 बार पढ़ लिया है। उनको पूरी नियमावली को A to Z ऐसे पढ़ने की आवश्यकता की बजाय उनकी पहली आवश्यकता है कि वो सीधे सवालों को देखें या नोट्स को देखें, जो सेलेक्टेड डेटा है उस पर ध्यान दें। और जो नए लोग होंगे वो सीधे नोट्स को एक बार देखेंगे ना और उसके बाद में नियमावली को पढ़ने जाएंगे तो उनको पढ़ते वक्त बार बार याद आएगा कि ये सवाल था, इस पर भी सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से नियमावली को पढ़ते टाइम वो अटेंटिव हो जाएंगे, उनको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस देना है, कहाँ से सवाल बन रहे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी अदर वीडियोस को देख सकते हैं और कोई भी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि अगली वीडियो डले तो आपको सूचना मिल जाए कि अगली वीडियो डल गई है और आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है।